नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। ये साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें होता है अर्थात जिसमें होते हैं आपके सवाल जवाब। बात होगी आज इनकम की और साथ साथ कोई किताब या वेब सीरीज जो अंशुमान जी बताना चाहेंगे। बजट से ठीक पहले का इकोनॉमिकम है ये, और इसमें जो आज का अर्थात है इसका विषय भी बड़ा रोचक है। विषय हालांकि पुराना है, इस पर पहले भी अंशुमान जी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन संदर्भ नए हैं, आंकड़े नए हैं, तथ्य नए हैं। क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अंशुमान जी का स्वागत करते हैं स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा करें उससे पहले आपको बताएं अर्थात का मुद्दा क्या है। आज अर्थात की बात होगी दरअसल किस पर? आज अर्थात की हम बात करेंगे भारतीय बाजार पर। भारत के बाजार पर हम लगातार अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग रास्तों से चर्चा करते रहे हैं। कभी कंजम्पशन की साइड से बात करते हैं, कभी डिमांड की साइड से बात करते हैं, और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बाजार के सिकुड़ने की, बाजार के कुछ हाथों में आ जाने की, बाजार के कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सिमट जाने की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज बात बाजार में बढ़ रहे तेजी से आगे एक अधिकार की होगी, अलग अलग संदर्भों के साथ होगी, नए ताजे आंकड़ों के साथ होगी, लेकिन शुरुआत इसकी बेहद रोचक एक संदर्भ के साथ हो रही है। वो है मुकेश अंबानी परिवार में हुई ताज़ा शादी, जो अनंत अंबानी की शादी हुई। इससे एक विनोद जी हैं जो अंशुमान जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो इस शादी को और रिलायंस जियो की महंगाई को साथ साथ जोड़ रहे थे। आपको भी बहुत सारे मीम, बहुत सारे ऐसे चुटकुले, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिले होंगे जिनमें अनंत अंबानी की महंगी शादी और जियो के टैरिफ को जोड़ा जा रहा होगा। सर, क्या वाकई इसमें कोई तथ्य था? शुभम, इकोनॉमिकम के इस संस्करण में आप सबका स्वागत है। बजट बिल्कुल करीब है और हम बजट की तरफ बढ़ते हुए कई सारे नए विषयों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं इकोनॉमिकम में। और आज का विषय हाल की जिस सबसे बड़ी सुर्खी से खबर से निकला वो बेहद दिलचस्प थी। और जैसा शुभम ने बताया, ये कुछ इस तरीके की चर्चा थी जो भारत के ताज़ा इतिहास में कभी नहीं दिखाई दी। इस तरीके के भव्य आयोजन, बड़े बड़े आयोजन हुए, पर इस तरीके का भव्य आयोजन, किसी के यहाँ विवाह का इतना बड़ा आयोजन जिसने पूरे एक साल तक भारत की सुर्खियों को, भारतीय मीडिया की सुर्खियों को अपने पास रखा, और लोगों के लगभग हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को इस विवाह के बारे में और इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिली और उसने कुछ ना कुछ सोचा, और सचेतन समाज अपने अपने तरह से इस पर प्रतिक्रिया करता है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये विवाह मुंबई में था जिस समय, उससे ठीक पहले जियो ने अपने मोबाइल की दरें बढ़ाई। हालांकि मोबाइल में दरों की बढ़ोतरी इससे पहले प्रस्तावित थी और दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। और उसके बाद विनोद जैसे लोग जो मुझे मिले, उन्होंने बेहद आसानी से जियो की मोबाइल बढ़ोतरी का एक साधारणीकरण कर दिया अनंत अंबानी की शादी के साथ। जैसे शुभम ने बताया, बहुत सारी मीम्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स तैरने लगे, और जिसमें यह कहा गया, मजाक में ही कहा गया कि जियो का रिचार्ज इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि अनंत अंबानी की शादी का खर्च बहुत ज़्यादा था। सामान्य लोग हैं, विनोद जैसे ऐसे लोग हैं जो इसी साधारणीकरण पर ज़्यादा वो कुछ जानते नहीं तो ऐसा ही साधारणीकरण करते हैं, और समाज इसी तरह से चीज़ों को आपस में जोड़ता है। यकीनन जियो का टैरिफ बढ़ने का अनंत अंबानी की शादी से कोई रिश्ता नहीं है। तथ्य रूप से, तथ्यात्मक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी कहीं नहीं है। लेकिन क्योंकि जियो को आईपीओ लाना है, आपको पता है, आईपीओ अगले साल आएगा। उससे पहले जियो को अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव करनी है, इसलिए उसको अपना आरपू बढ़ाना है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाना है, क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी एयरटेल उससे लगभग दोगुने पर बैठी हुई है। और अब चूंकि 5G की सेवा स्थापित हो चुकी है, इस और रेवेन्यू बढ़ाकर अच्छे वैल्यूएशन के लिए जियो के लिए करना जरूरी था। उसके लिए रिलायंस को, हालांकि अनंत अंबानी की इतनी महंगी शादी के लिए उसके लिए रिलायंस को जियो के टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। 2024 में 10 लाख करोड़ का टर्नओवर था रिलायंस का, और 2.1 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है रिलायंस समूह के पास। ऐसी कंपनी के पास ये शादी, महंगी शादी, चिल्लर विल्लर के खर्च के बराबर है। रिलायंस के पास जितना कैश रिजर्व है वो निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनकी 78% कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा है, जितना कैश रिजर्व रिलायंस के पास उपलब्ध है। तो इसलिए इसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन जनसामान्य में साधारणीकरण की ऐसी ही परंपराएं होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि मोबाइल की टैरिफ बढ़ने की
की चुभन सबको महसूस हो रही है और इसे हर व्यक्ति मान रहा है। ये भी सही है कि ये महंगाई उसी मुक्त बाजार से आ रही है जहां कभी बहुत सारी कंपनियां होती थी और जिनके कारण लोगों को सस्ती मोबाइल सेवा मिलती थी, और इसलिए ये बाजार जो अब चुनिंदा मुट्ठियों में बंद हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक रिश्ता इस तरीके के महंगे आयोजनों से भी है। तो विनोद, तथ्य के आधार पर तो जियो के टैरिफ बढ़ने को और अंबानी की परिवार की अंबानी समूह के यहाँ विवाह को नहीं जोड़ सकता, पर यदि हम बाजार के नज़रिए से देखें तो इन दोनों के बीच में प्रकारांतर से एक रिश्ता दिखता है, और रिश्ता ये दिखता है कि जियो के टैरिफ की बढ़ोतरी भारतीय बाजार में बढ़ रही डुओपोली और मोनोपोली से निकलती है। बिल्कुल सर, जैसा मैंने कहा कि ये विषय पुराना, इस पर हम पहले भी इकोनॉमिकम में चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, समय समय पर भी हम इस पर बात करते हैं। क्या ये वाकई ऐसा है कि दुनिया में पहली बार घट रहे हैं इस तरह की घटनाएं? ये कुछ नया है, भारत के लिए अनोखा है। भारतीय पूंजीवाद के एक चेहरे पर हम आपसे बात कर चुके हैं इकोनॉमिकम में 2 हफ्ते पहले, जिस पर हमने आपको बताया था कि भारत के पूंजीपति क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपने निवेश को शेयर बाजार से निकाल रहे हैं और फैमिली ऑफिसेज के जरिए अलग अलग ले जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के इतिहास में कुछ युग ऐसे रहे हैं जहां इस तरीके के सुपर रिच आयोजन और इसके साथ बाजार में एकाधिकार एक साथ बढ़े हैं। दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, और इसलिए भारत की इस शादी को भारतीय बाजार के एकाधिकार से जोड़कर देखा जा सकता है। अमेरिकी इतिहास के पास अपने गहरे सबक हैं, और इसलिए अमेरिका के लोग शुभम अपने पूंजीवाद के दीवाने नहीं हैं। वे अपने पूंजीवाद के एक चेहरे से, अमेरिकी लोग अपने एक पूंजीवाद के चेहरे से बुरी तरह चिढ़ते भी हैं और बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। नेताओं की बात दूसरी है, अमेरिका में नेताओं के साथ सब कुछ चलता है, लेकिन अमेरिकियों से आप जब बात करें तो उन्हें अपने पूंजीवाद के एक चेहरे से बड़ा खौफ लगता है, और इसलिए अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जो दुनिया के बाकी देशों में नहीं होता। दरअसल अमेरिका बहुत सारे असंगतियों वाला, बहुत ही पैराडॉक्सेस वाला मुल्क है। अमेरिकी लोग अपने इतिहास के एक दौर से बहुत मुतमईन नहीं हो पाते। जैसे हर देश की, हर सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा हिस्सा होता है जिस पर वो बहुत सहज नहीं होता, तो अमेरिका के इतिहास का भी एक हिस्सा है जिस पर अमेरिकी बहुत सहज नहीं होते, और उसके बाद से अमेरिका में कुछ बड़े बदलाव हुए उस दौर के बाद। ये 19वीं सदी के आखिरी दौर था, सिविल वार खत्म हो चुका था, अमेरिका में नया निवेश हो रहा था। वही वो दौर था जब अमेरिका में नए पूंजीपति उभर रहे थे, तेल का उद्योग शुरू हुआ, रेल रोड में बड़े निवेश होने शुरू हुए, आधुनिक बैंकिंग पैदा हुई। यह वही दौर था जब अमेरिका ने ऑयल किंग जॉन डी रॉकफेलर को देखा, जिन्होंने अमेरिका में का ऑयल उद्योग खड़ा किया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। ये वही दौर था जब बैंकिंग पुरोधा थे जेपी मॉर्गन, ये उसी दौर में उभरे जो सरकार को कर्ज देते थे, सरकार को बेल आउट करते थे। जेपी मॉर्गन की बैंकिंग जिसको आज आप देखते हैं, जेपी मॉर्गन उसी दौर में आए। ये वही दौर था जब अमेरिका के रियल एस्टेट में जॉन जैकब एस्टर जैसे सुपर रिच पैदा हुए, जिन्होंने अमेरिका के रियल एस्टेट सेक्टर को बदल दिया। न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉन जैकब एस्टर के पास था। यह वही समय था जब रेल रोड और शिपिंग के बिजनेसेस इतने बड़े हुए कि कॉर्नियस वैंडरबिल्ट जैसे बड़े उद्योगपति उभरे, और ये पूरा का पूरा दौर अमेरिका में नए पूंजीवाद का दौर था। इस पूंजीवाद के दौर में कंपनियों के एकाधिकार खड़े हो गए देखते देखते। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारों के साथ नेक्सेस, कांग्रेस और सीनेटर्स को पैसा देना, उनके जरिए बड़े बड़े बाजारों पर कब्जा करना, ये सब अमेरिका के इतिहास के इसी दौर का किस्सा है, और इतिहास इसे अमेरिका के गिल्डेड एज के नाम से जानता है। दिलचस्प बात यह है कि गिल्डेड एज का नाम इसे मार्क ट्वेन ने दिया था। मार्क ट्वेन अमेरिका के व्यंग्यकार थे। मार्क ट्वेन ने चार्ल्स डुडले वार्नर के साथ एक उपन्यास लिखा था। 1873 में उपन्यास छपा था, और यह दौर भी माना जाता है 1850 से 1940 के बीच का दौर है अमेरिका के इतिहास का। मार्क ट्वेन ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गिल्डेड एज, और इसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से भी और वास्तविकता से संदर्भों के साथ अमेरिका के उस दौर का किस्सा बयां किया था जिस दौर में बाजार में एकाधिकार थे, गहरी असमानताएं थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, और लगभग जैसी परिस्थिति हम आज कई बाजारों में या कई देशों में देख रहे हैं, ऐसे ही सुपरिच पैदा हुए थे जो अपनी ज़िंदगी को के जीने के तौर तरीकों से बाकी लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर रहे थे। बताते चलें कि अगर आप
अलग अलग भाषाओं के चित्रों को, सिनेमा को देखने के शौकीन हैं तो आपको याद होगा कि अमेरिका की ग्लोबल टीवी के पर्दे पर पूरी संस्कृति बदल देने वाली एक सीरीज़ आई थी डाउटन एबे, जिसने इतिहास बदल दिया था। उस डाउटन एबे के निर्माता जूलियन फेलोज ने गिल्डेड एज पर भी एक सीरीज़ बनाई थी। वो सीरीज़ उपलब्ध है, आज के सिफारिश में आप ले सकते हैं, उसे जाकर ढूंढ कर देख सकते हैं, आज भी उपलब्ध है। तो अमेरिका के गिल्डेड एज का एक चेहरा था अमेरिका का पूंजीवाद, जो अमेरिका को बना रहा था, बिल्ट कर रहा था, निवेश कर रहा था, नया अमेरिका बना रहा था। लेकिन इसका दूसरा चेहरा था कॉर्पोरेट मोनोपोलीज और कार्टेल्स, और सबसे भयानक कॉर्पोरेट मोनोपोलीज और कार्टेल थे। 19वीं सदी के अंत में आते आते 1910-1915 तक अमेरिका के आम लोग इन कॉर्पोरेट मोनोपोलीज के खिलाफ बगावत करने लगे, स्पष्ट रूप से सामने आकर बगावत करने लगे, क्योंकि इनकी जो प्रेडेटरी प्राइसिंग थी, जैसा आज हम देख रहे हैं टेलीकॉम में या बाकी कई सारे उत्पादों में, आगे आपको बताएंगे हम, वो सारी प्राइसिंग अमेरिका के उपभोक्ताओं को परेशान करने लगी कि मनमाने ढंग से कंपनियां जब चाहती हैं तो कीमतें बढ़ा देती हैं। नौकरियां कम होने लगी क्योंकि कंपनियों ने बाजार अपने हाथ में ले लिया था। और इसके बाद अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ का पहला दौर शुरू होता है, और उस विरोध के बाद अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ बनाया गया। जॉन डी रॉकफेलर की सबसे बड़ी मोनोपोली ध्वस्त कर दी गई। आगे आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 34 कंपनियों में बांट दिया गया। एक कंपनी 34 कंपनियों में बांट दी गई। और इसके बाद ये जो चेहरा वहां से निकला अमेरिकी कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के कार्टेल और मोनोपोली का, इसने अमेरिका को कॉर्पोरेट मोनोपोलीज के खिलाफ दुनिया का सबसे खूंखार मुल्क बना दिया। आज नेता अपना लेन देन करते रहे, लेकिन जो गिल्डेड एज का दौर था और उसका जो दबाव था वो लोगों के जहन में और मनोविज्ञान में ऐसे बैठ गया कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गूगल, फेसबुक, एनवीडिया और अमेजन, ये चारों कंपनियां एंटी ट्रस्ट लॉ का शिकार होकर पेशियों में मौजूद हैं। इनके सबके की मोनोपोलीज तोड़ने के मुकदमे चल रहे हैं। आने वाले समय में आपको गूगल कुछ हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे, एनवीडिया के ऊपर कार्रवाई हो, अमेजन पे कार्रवाई हो, आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। ये आज की स्थिति है, और ये स्थिति शुरू होती है गिल्डेड एज से, 1875 से 1910 के बीच की। अगर विनोद ने जियो के रिचार्ज का साधारणीकरण अनंत अंबानी की शादी से किया तो वो बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं था। हालांकि वो तथ्य नहीं जोड़ पा रहा, पर एक सामान्य व्यक्ति इसी तरह से सोचता है। और क्योंकि ये साधारणीकरण वो बाजार के में जो कंसंट्रेशन है, एकाधिकार है, उसे तो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं और हम इसे देखने के लिए अपने आसपास के किसी शॉपिंग मॉल में चलते हैं। कि बजट से पहले अब आइए भारतीय बाजार को करीब से देखिए कि दरअसल भारतीय बाजार के भीतर इस समय परिस्थिति क्या है और क्यों ऐसी स्थिति में कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं, और इन कीमतों का सीधा रिश्ता भारत के नए पूंजीवाद से है। तो चलिए सर, मॉल में चलते हैं। आपको भी एकाधिकार की रोशनी में भारत के बाजार खास तौर पर किस तरह दिखाई देते हैं? देखिए, भारतीय मुक्त बाजार, जिसको हम फ्री मार्केट कहते हैं, फ्री इकोनॉमी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी फ्री मार्केट कहते हैं, उसकी स्मृति में 1-2 मिनट का मौन रखने का समय है। जब शॉपिंग मॉल में जाएंगे या आप अपने बिल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अजीब ही हो रहा है। बीते एक दशक में भारत में कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट या बाजार का केंद्रीकरण रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब होता है बाजार की अधिकांश शक्ति चुनिंदा कंपनियों के हाथ में सीमित हो जाए, किसी भी सर्विसेज और किसी उत्पाद में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हर्फिंडाल हर्शमैन इंडेक्स है, जो दुनिया में मार्केट कंसंट्रेशन का या मोनोपोलीज को नापने का सबसे प्रतिष्ठित पैमाना, और हर साल जारी किया जाता है। यह आकलन करता है कि किसी बाजार में, किसी उत्पाद में, किसी सेवा में कितनी कंपनियों का कंसंट्रेशन लेवल या एकाधिकार लेवल कितना ज़्यादा है। इसके लिए वो 2 पैमाने इस्तेमाल करता है, एक कंपनियों का रेवेन्यू और दूसरा उनका मार्केट शेयर। इन दोनों के आधार पर ये कतई ज़रूरी नहीं कि वो कंपनियां बाजार में सूचीबद्ध हैं या नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के मार्केट कंसंट्रेशन काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसा भारत में कंपनियाँ, इनके बारे में आपको बताएंगे। भारत के बारे में AHI की ताज़ा रिपोर्ट आई, और ये लगभग उस समय आई जब जियो के रिचार्ज और एयरटेल ने अपने यहाँ दरें बढ़ाई थी भारत में, और अनंत अंबानी की शादी की धूमधाम और चल रही थी। इसने बताया कि 2024 में भारत में जो चुनिंदा कंपनियां हैं उनका मार्केट कंसंट्रेशन या बाजार पर उनका दबदबा या कब्जा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां यह दबदबा बेहद मुखर होकर आपको सामने दिखता है। जब हम आपको बताएंगे तो आप जाकर देखिएगा, इसको सुनने के बाद खुद जाकर बाजार में देखिएगा, अपने बिल पेमेंट्स को देखिएगा, अपनी तरफ से किए जाने वाले पेमेंट्स को, अपने खर्च को देखिएगा। आपको दिखेगा कि आपका पूरा महीने का खर्च 20-25 कंपनियों को ही जा रहा है। 20-25-30 कंपनियां ही आपसे मैक्सिमम पैसा ले रही।
ये जो हर्फिंडाल हर्षमैन इंडेक्स का चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें एयरलाइंस, टेलीकॉम, सीमेंट, स्टील और टायर, ये 5 बड़े पेंट्स, ये 5 बड़े ऐसे हिस्से हैं जहां एक या दो कंपनियों के पास बाजार की 50 से लेकर 90% तक की हिस्सेदारी है। और ये कंपनियां बाजार में अब कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। ये ध्यान से दूसरा चार्ट देखिए, यहां पर आपको इन कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी का अलग अलग स्तर दिखाई देगा हर्फिंडाल इंडेक्स के हिसाब से। ये HI इंडेक्स बताता है कि जो प्रमुख सेवा और उत्पाद हैं उनमें जो शीर्ष कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां जिनके पास बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनके टर्नओवर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जैसे एयरलाइंस को ले लीजिए, एयर ट्रैवल करने वालों को ये बात पता है कि देश में एयरलाइंस का जितना रेवेन्यू है, जितना रेवेन्यू पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री मिलकर कमाती है, 2014 में शीर्ष 2 कंपनियों का हिस्सा 52% था, क्योंकि 2014 में 4 कंपनियां हुआ करती थी। आज ये जो टॉप 2 कंपनियां हैं, इंडिगो और इंडिया विस्तारा, जिनको आप एक समूह को मिला लें, इनका हिस्सा शुभम करीब 93% हो गया है। यानी जितना रेवेन्यू पूरे एविएशन सेक्टर में जनरेट होता है, इसका 93% पैसा ये दोनों कंपनियां ले जाती हैं। और इसलिए जब चाहती हैं तब कभी सीट के नाम पर पैसा बढ़ा देती हैं, कभी आपको पानी देने के नाम पर पैसा बढ़ा देती हैं, कभी आगे बैठने वाली सीट पर 200 रुपये लगा देती है, कभी आयल में बैठने वाली सीट पर 400 रुपये लगा देती है, कभी जब भी इनके जहाज खड़े होते हैं तो ये किराया बढ़ा देती हैं, एयरपोर्ट के ऊपर लंबी वेटिंग हो तो किराया बढ़ा देती हैं। तरह तरह के तरीकों से ये किराया बढ़ाती हैं, आपको दिखाई देता है। टेलीकॉम, यही इसी अवधि में टेलीकॉम सेक्टर में 2014 में जो टॉप 2 कंपनियां थी, उनका बाजार में हिस्सा 46% था, अब 72% हो गया, क्योंकि जियो और एयरटेल 2 ही कंपनियां बची, बाकी सब खत्म हो गई। मैक्सिमम रेवेन्यू 72-73% के पास जाने लगा। बची हुई जो 2 कंपनियां हैं, वोडाफोन और BSNL, उनका बहुत ही छोटा हिस्सा है और वो बाजार गंवा रही हैं। टायर, अगर आप स्टील कंपनियों को देखें तो वहाँ टॉप कंपनियों का हिस्सा 56% हो गया बढ़कर स्टील के मार्केट में। पेंट और टायर भी ऐसे ही क्षेत्र हैं, पेंट में भी प्रतिस्पर्धा की कितनी खराब स्थिति है, 2 ही 3 कंपनियां जिनके पास अधिकांश बाजार मौजूद है। अब ये बात तो उन कंपनियों की है जिनके परफॉर्मेंस को, जिनकी रेवेन्यू को, जिनकी कमाई को आप नाप सकते हैं, क्योंकि वो पूंजी बाजार में लिस्टेड हैं। लेकिन गैर सूचीबद्ध कंपनियां जो बाजार की हैं, जो मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, उनके मोनोपोली, डोपोली और कार्टेल और भी मजबूत और ज़बरदस्त हैं। अगर आप कुछ चार्ट देखें तो आपको को दिखाई देगा, ये ध्यान से देखिए, इनमें से कुछ कंपनियां लिस्टेड है, कुछ कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं। जो टॉप कंपनीज हैं जिनके पास मार्केट शेयर 100%, 96%, 95% हैं, आप नाम पढ़ते जाइए, IRCTC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सेरलक, आयशर, सिप्ला, हिंदुस्तान जिंक, ITC, HDFC बैंक, बायोकॉन, मैरिको, दिवीज, कब सिर बनाने वाली कंपनी, 70% मार्केट शेयर इसके पास है। अगर आप ध्यान से देखें, ये दूसरी हिस्सा है जिसमें कि आप ऐसी कंपनियों को देखें जो लिस्टेड नहीं है। कोका कोला, पेप्सी लिस्टेड नहीं, मार्केट कंसंट्रेशन है। ओला, उबर लिस्टेड नहीं, मार्केट का कंसंट्रेशन। NSE BSE केवल 2 एक्सचेंज हैं, पूरा ट्रेड संभालते हैं भारत में, दोनों कंपनियां हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा, NSDL, CDSL, और जियो लिस्टेड नहीं है, एयरटेल लिस्टेड है। ध्यान से अगर आप देखें शुभम, तो पेट्रोल उत्पाद, बैटरी, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, एयरपोर्ट, कोयला, बेबी फूड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, चप्पल, बाथरूम स्लीपर्स या रबर की चप्पलें, चॉकलेट, पेट्रोकेमिकल, एडिबल ऑयल्स या खाद्य तेल, नेचुरल गैस, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फूड, मोबाइल वॉलेट, पेंट, सीमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक, डिपॉजिटरी, प्रेशर कुकर। मैं इतनी ही नाम नहीं गिना पाया, नाम बहुत लंबे लिस्ट के। ये इतने उत्पाद हैं जिनमें करीब 100 के आसपास ऐसे उत्पाद या सेवाएं हैं जहां बाजार के अधिकांश हिस्से पर एक या दो कंपनियां राज कर रही हैं, और वही यह तय कर रही हैं कि आप क्या खरीदेंगे और किस कीमत पर खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास बाजार का कब्जा ताकत है। सर, मोनोपोली के साथ साथ मोनोस्पनी का भी जिक्र आता है कई बार। क्या है इन दोनों में भेद, क्या फर्क है इन दोनों में, और भारत के बाजार के संदर्भ में अगर देखें तो दोनों स्थितियां कितनी पास लगती हैं आपको? ये बात और भी समझना जरूरी है हमारे लिए। कीमतें बढ़ाना, तो कीमतें तो कंपनियां वैसे भी बढ़ाती। मोनोपोली में कंपनियों के पास टू बिग टू फेल की स्थिति है, उनका सरकार या बाजार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा बाजार है। वो जब चाहते हैं तो कीमतें बढ़ाती हैं।
भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो भारत में बढ़ोतरी दिख रही है, जो मांग दिख रही है, उस मांग का अधिकांश हिस्सा इन कंपनियों के पास जा रहा है और हम इन एकाधिकारों को भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल करते हैं और मानते हैं कि ये बहुत शुभ ग्रोथ स्टोरी है, पर नहीं है। इसका एक हिस्सा रोजगारों से भी जुड़ता है। जब बाजार में एकाधिकार बढ़ते हैं कंपनियों के पास, तो वो दूसरे एक और बाजार को कंट्रोल करना शुरू करती हैं। वो वेजेस का बाजार है, वो रोजगार और नौकरियों का बाजार है। विनोद ने जिस बात को समझने की कोशिश की ना, जियो के रिचार्ज और अंबानी की शादी को जोड़कर उसको और हम गहराई से जो समझने की कोशिश करें, तो इसके लिए हमको और करीब 70-80 साल पीछे चलना पड़ेगा। उस वक्त एक अर्थशास्त्री हुई थी जिनका नाम था जॉन रॉबिन्सन ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थी और उन्होंने एक बड़ा अनोखा शोध किया था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इतने सारे पुराने आर्थिक शोध प्रासंगिक नहीं होते। उनका एक पेपर आया था 1933 में। शोध का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। 1933 में, तब तक तो इतनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी नहीं होती थी। पर यही जोड़िए, ये जो गिल्डेड एज के बाद का समय था, गिल्डेड एज के दौरान जब अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ पास हो रहे थे, तब तक अमेरिका के लोगों को और दूसरी तरफ यूरोप के लोगों को इन कॉर्पोरेट मोनोपोलीज का डर दिखने लगा था और उसी को समझते हुए जॉन रॉबिन्सन ने शायद ये शोध किया था। जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि बाजार का जब संतुलन ध्वस्त हो जाता है और बाजार पर कुछ कंपनियों के कब्जे हो जाते हैं, तो वहाँ दो ताकतें एक साथ काम करने लगती हैं, जिसका जिक्र शुभम ने किया। एक है मोनोपोली और दूसरी है मोनोस्पोनी। मोनोपोली है एकाधिकार और मोनोस्पोनी का मतलब है रोजगारों पर एकाधिकार। मोनोपोली के जरिए कंपनियां उत्पाद में किसी भी बाजार में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमतें पूरी तरह तय करने लगती हैं। उन्हें मांग कम होने की कोई फिक्र नहीं होती। बाजार उनके तरह पूरे उनके हाथ में होता, वो जब चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, कीमतें बढ़ा देती हैं। जैसे कार कंपनियों को देखिए, जब पेंटअप डिमांड थी, कार कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए बढ़ा दी। क्या जस्टिफिकेशन था? और वही कंपनियां डिमांड घटने का 70,000 रुपए का डिस्काउंट लेकर आ गई। अब आप पूछिए कि कार की कीमत 1 साल पहले जब बढ़ाई गई थी, तब इसकी क्या वजह थी? जैसे एफएमसीजी कंपनियों को देख लीजिए या मोबाइल कंपनियों को देख लीजिए। इसलिए भारत में चाहे वो सीमेंट हो या पेंट हो या फूड प्रोडक्ट हो या जोमेटो ऑनलाइन की तरफ से आपके प्लेटफॉर्म फीस की हो, या भारत की दूध कंपनियां, पूरा दूध का मार्केट 3-4 कंपनियों के कब्जे में, अमूल भारत की सबसे बड़ी कंपनी, उनका जब मन हो तो दूध की कीमतें बढ़ा सकती हैं। तो एक तरफ मोनोपोली के जरिए वो कीमतें बढ़ाती हैं, जिसका कोई तुक तर्क नहीं है, हम कोई सवाल नहीं उठा सकते उसके ऊपर, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्यों, किस वजह से वो कीमत बढ़ाई गई है। जैसे एयरपोर्ट मोनोपोली है, तो एयरपोर्ट पर बिकने वाले सामान, एयरपोर्ट एक मोनोपोली है, तो वो अपने भीतर एक छोटी मोनोपोली तैयार कर देता है और कुछ ही प्रोडक्ट्स को एयरपोर्ट पर बिकने की छूट मिलती है और इसलिए एयरपोर्ट पर आपको आधा लीटर पानी की बोतल 200 रुपए की मिलती। तो एक मोनोपोली दूसरे मोनोपोली को जन्म देती, ये मोनोपोली है। मोनोस्पोनी दूसरी ताकत है जिसके जरिए कंपनियां बाजार में लेबर मार्केट को, श्रम बाजार को नियंत्रित करती हैं और उसे कंट्रोल करती हैं। जब प्रतिस्पर्धा घटती जाती है तो नौकरियों के अवसर भी सीमित होते जाते हैं और नौकरियों का बाजार चुनिंदा कंपनियों के हाथ में आ जाता है और ऐसी स्थिति में वो मजदूरी और वेतन घटा देती हैं। टेलीकॉम सेक्टर में मैक्सिमम नौकरियां देने की क्षमता जियो और एयरटेल के पास है, कोई दूसरी कंपनी इतनी नौकरियां नहीं दे सकती। तो टेलीकॉम हो या एयरलाइंसेज हो या ऑनलाइन डिलीवरी हो या उबर ओला की कैब सर्विसेज हो या स्टॉक मार्केट NSDL CDSL हो या पेंट कंपनियां हो, इनके पास इन्हीं के पास रोजगार है और इसलिए कामगार मजबूर है कि वो इनके पास जाकर काम करेगा और कम कीमत पर काम करेगा। और इसलिए मोनोपोलीज का जो दूसरा सबसे बड़ा असर दिखता है थोड़े समय के बाद, वो दिखता है नौकरियों के बाजार में वेजेस कम होने पर, क्योंकि वो बाजार में लेबर की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं और ज़्यादा कम काम है और ज़्यादा लोग लाइन में लगे हैं। जॉन रॉबिन्सन ने इसे इम्परफेक्ट मार्केट कहा है। इसे हम हिंदी में बेईमान बाजार कह सकते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने इसे इम्परफेक्ट मार्केट कहा। ये एक किस्म का बेईमान बाजार है जो उपभोक्ताओं की जेब काटता है और काम करने वाले कामगारों को उनकी काबिलियत और मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं देता, कम पैसा देता। उनकी काबिलियत और मेहनत के हिसाब से उन्हें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता। अब यहाँ एक बड़ी असंगति है। अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो ये सारा घटनाक्रम आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे अच्छी कोई परिस्थिति शेयर बाजार निवेशकों के लिए नहीं, और यही वजह है कि रियल इकोनॉमी में और शेयर बाजार की अर्थव्यवस्था में इस समय में सबसे बड़ा गैप दिख रहा है। शेयर निवेशकों के लिए जो इम्परफेक्ट मार्केट है, ये जो बेईमान बाजार है, वो सबसे अच्छा है। और इसीलिए
कोविड के बाद आप शेयर बाजार की तस्वीर देखिए, बैंकों और वित्तीय कंपनियों को निकालने में आंकड़ा बता रहे हैं, बैंकों और वित्तीय कंपनियों को आप निकाल दें तो वे सारी कंपनियां जो मार्केट में डोपोली या मोनोपोली की स्थिति में हैं या जिनका बाजार में 40-50% से ज़्यादा हिस्सा है, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन 18% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, क्योंकि उन्होंने मार्केट पर को कैप्चर किया। और इन सारी कंपनियों के रिकॉर्ड मार्जिन शेयर बाजार की तेजी में, सूचकांक की तेजी में, निफ्टी की तेजी में रिफ्लेक्ट होते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में बाजार में तेजी का कारवां चलता है। ये इसका दूसरा एक पैराडॉक्स है। एक आपने जिक्र किया गिल्डेड एज का जो अमेरिका में थी, क्या आपको लगता है भारत भी अभी इसी युग की तरफ या इसी एज की तरफ बढ़ रहा है? शुभम, 20वीं सदी की शुरुआत से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी जब हमने देखा था गिल्डेड एज के तौर पर। उस समय कंपनियों के एकाधिकार थे, रोजगारों में कटौती हो रही थी, कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता त्रस्त थे और कंपनियां और राजनीतिक नेता मिलकर अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहे थे। उस गिल्डेड एज का संदर्भ हमें समझना होगा और उसके बाद दर्शक बताएंगे, तय करेंगे कि क्या हम गिल्डेड एज की तरफ हैं या भारत का गिल्डेड एज है ये। उस समय नेता, कंपनियां, कुछ बड़ी कंपनियां, नेता अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहे थे। तो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर से बेहद चमकती हुई दिखती थी। रॉकफेलर का नाम था इतने बड़े उद्यमी के तौर पर, उनकी फिलंथ्रॉपी के चर्चे भी होते थे जन कल्याण के कामों के चर्चे भी होते थे। जेपी मोर्गन का नाम था, जॉन जैकब एस्टर का नाम था। उनके जीवन स्तर की, और उस दौर में तो तकनीक नहीं थी, उस दौरान वो जिस तरीके की जीवन जीते थे वो सुर्खियों में आता था। और इसीलिए गिल्डेड एज जो सीरीज़ है, जो गिल्डेड एज की चर्चा है कि उनका रहन सहन, उनकी खरीद, उनकी गाड़ियाँ, उनका रहने का तौर तरीका, वो सब चर्चा में था। भारत में भी आजकल ऐसी ही चर्चाएं हैं कि अनंत अंबानी ने 2 घंटे पहले कौन सी घड़ी पहनी, वो कितने रुपए की थी, 2 घंटे बाद उन्होंने कौन सी घड़ी पहनी, वो कितने रुपए की थी, उनको गिफ्ट में जेट मिला या याट मिली, या उन्होंने गिफ्ट में किसी को घड़ी दी या डायमंड दिया, इसकी चर्चाएँ। तो ऐसी ही लगभग चर्चाएँ, जैसा इतिहास बताता है, 1873 के उस दौर में होती थी। हुआ ये कि जब ये गिल्डेड एज लोगों को परेशान करने लगा तो 1890 में अमेरिका में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट पास हुआ। पूंजीवाद के शुरुआत के समय ही, वो पूंजीवाद का बिल्कुल नया दौर था, अखवा रहा था, शुरू हो रहा था पूंजीवाद। उस समय अमेरिका ने दुनिया का सबसे कठोर, सबसे खूंखार कानून पास किया जो कंपनियों की मोनोपोली को तोड़ता था। और इसके तहत पहली कार्रवाई हुई अमेरिका की मीट कंपनियों के खिलाफ, बीफ कंपनियों के खिलाफ। उनकी प्रेडेटरी प्राइसिंग से लोग परेशान थे। उन्होंने अपने मन से जब चाहती थी वो कीमतें बढ़ा देती थी। अमेरिकी सरकार के इस कानून के बाद अदालतों में मामला गया और उनकी मोनोपोली तोड़कर खत्म कर दी गई। जॉन डी रॉकफेलर इस युग के नायक भी थे और खलनायक भी थे। अमेरिका के लोग रॉकफेलर को दूसरी तरह से याद करते हैं। अमेरिका के तेल उद्योग के निर्माता भी थे और वो तेल उद्योग के सबसे बड़े खलनायक भी थे। जॉन डी रॉकफेलर का इतिहास अगर आप पढ़ें और उस दौर के किस्से, उस दौर की रिपोर्टिंग पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि रॉकफेलर जब चाहते थे तो तेल की कीमतें तय करते थे, बढ़ाते थे। आक्रामक ढंग से कंपनियों को, छोटी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण कर लेते थे। उन्होंने अभियान चलाकर राजनीति की मदद से, बैंकों की मदद से कई कंपनियों को ख़त्म किया, उनका कंपटीशन ख़त्म किया और उनको अपने आपस में निगल लिया। कर्मचारियों के शोषण के आरोप थे उनके ऊपर, सही तनख्वाह न देने के आरोप थे। राजनीतिक विरोध बढ़ रहा था जॉन डी रॉकफेलर के खिलाफ, जबकि रॉकफेलर को बहुत बड़ी शख्सियत माना जाता है। पत्रकार ईडा टार्बेल ने किताब लिखी जॉन डी रॉकफेलर के ऊपर। अद्भुत घटना है अमेरिका की। ईडा टार्बेल ने कि उस किताब से उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल, जो रॉकफेलर की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसके भीतर क्या चल रहा है, कैसे वो टेक ओवर करते हैं, कैसे वो प्राइसेस बढ़ाते हैं, इसका पूरा सच उघाड़ दिया। और इस किताब को छपने के बाद अमेरिका में एकदम विरोध शुरू हो गया। सरकार कांप गई, एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हुई रॉकफेलर के खिलाफ और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा शिकार किया एंटी ट्रस्ट कानून के तहत। 1911 में रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल विशाल महाकाय कंपनी थी, 34 कंपनियों में तोड़ दी गई। 34 छोटी छोटी कंपनियां बनाकर स्टैंडर्ड ऑयल से निकाल दी गई और रॉकफेलर की मोनोपोली जिस तरह से ध्वस्त की गई, ये अपने आप में एक दस्तावेजी इतिहास है। फिर ये कानून आगे बढ़ा। 1984 में टेलीकॉम कंपनी AT&T की मोनोपोली तोड़ी गई और नई कंपनियों को लाने की बात हुई। इसके बाद फिर 1890 में माइक्रोसॉफ्ट का किस्सा, जो तो 1990 में माइक्रोसॉफ्ट का किस्सा जो आप सबको याद होगा, इंटरनेट ब्राउजर को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली खत्म की गई और उसके बाद गूगल का जन्म होता है और क्रोम का जन्म होता हमारे सामने आता है। अब बारी गूगल की आ गई। अब गूगल के एक अधिकार पर और फेसबुक और अमेजन के एक अधिकार और एनवीडिया पर बात चल रही है, जिन पर बहुत गंभीर एंटी ट्रस्ट के मामले चल रहे हैं।
तो अमेरिका नेता चाहे भले ही ना चाहें हैं, लेकिन लोगों का दबाव इतना ज़्यादा है कि अमेरिका की सरकार को इस कानून के तहत बार बार मोनोपोली तोड़नी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकियों को अपने इस गिल्डेड एज की वापसी का डर लगता है। उनको लगता है कि गिल्डेड एज फिर वापस आ जाएगा। ध्यान रखिए कि गिल्डेड शब्द का प्रयोग प्रशंसा में नहीं होता। गिल्डेड का मतलब होता है सोने से मढ़ी हुई कोई चीज़ जिसके भीतर कुछ गंदगी को, किसी खराब चीज़ को छिपाया गया है। मार्क ट्वेन ने बहुत सोच समझ कर, मार्क ट्वेन बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर अपने इस उपन्यास का नाम रखा गया था। यह सच है कि इस दौर में अमेरिका में अमीरी खूब बढ़ी जिस दौरान ये गिल्डेड एज आया था, लेकिन यही वो दौर था जब अमेरिका में श्रम आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, गरीबी बढ़ी और बहुत सारे नियम बदलने के लिए दबाव बने। उसी दौरान आर्थिक असमानता अमेरिका में नई ऊंचाई पर पहुंची। तो मार्क ट्वेन का ये उपन्यास, ये जो सोनामढ़ी दरिद्रता है, जो सोनामढ़ी असमानता है जो गोल्ड से लपेटी हुई गरीबी है, इसे उघाड़ता था। इसलिए अब भारतीय अर्थव्यवस्था भी लगभग हमें उस दिशा में जाती दिख रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है, भारत में लोगों को, निवेशकों के लिए, रोजगार चाहने वालों के लिए, सरकार से सवाल पूछने वालों के लिए एक बेहद बहुत सूक्ष्म फ़र्क समझना ज़रूरी है। हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी और कारपोरेट इकोनॉमी में अंतर समझना पड़ेगा, और ये बेहद सूक्ष्म ज़रूरी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में ताकत मुक्त और प्रतिस्पर्धी बाजार के पास होती है। मुक्त बाजार वो है जहां पर प्रतिस्पर्धा हो और मुक्त बाजार के पास ताकत हो और कंज्यूमर वहां का किंग हो। उपभोक्ता के पास इतने विकल्प हों कि वो रिमोट का बटन दबाते, जैसे वो रिमोट का बटन दबाकर चैनल बदलता है, वैसे वो प्रोडक्ट को बदल सके, ताकि कंपनियों को पता रहे कि खराब सेवा देने पर उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया जा सकता है। जबकि कॉर्पोरेट इकोनॉमी में मुक्त बाजार की ताकत निकालकर कुछ बिजनेसेस के हाथ में दी जाती है, और यह बुनियादी फ़र्क है कॉर्पोरेट इकोनॉमी और फ्री मार्केट की अर्थव्यवस्था का। ये घराने जब आप मुक्त बाजार की ताकत निकालकर कुछ कंपनियों के हाथ में दे देते हैं, जैसे एयरलाइंस, जैसे पेंट, जैसे पोर्ट, जैसे सी पोर्ट, तो ये घराने बाद में राजनीतिक दलों की फंडिंग करते हैं। अब आप तार जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाली वही कंपनियां थी। उनकी लिस्ट आप देखिए और उनके बाजार कंसंट्रेशन को और उनके बाजार के अधिकार को देखिए। छोटे छोटे बाजारों में, बड़े बड़े बाजारों में उनकी हिस्सेदारी देखिए। इसलिए भारतीय बाजार का ये पूरा नया आयोजन, जो पंडाल हमको दिखाई दिया अनंत अंबानी की शादी में, एक तरफ कंपनियों की तरफ से बढ़ाई गई महंगाई है, दूसरी तरफ मोनोपोली वाले शहरों में कमाई है, और तीसरे तरफ ये शादी की शहनाई है जो हमने बजते हुए देखी थी। अब जैसा शुभम ने पूछा कि क्या ये भारत का गिल्डेड एज है, आप लोग बताइए कि क्या हम भारत के गिल्डेड एज की तरफ बढ़ रहे हैं या भारत में वो गिल्डेड एज आ चुका है। अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने आसपास ढूंढ कर देखकर बताएं कि आपको कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि बाजार में डुओपोली और मोनोपोली बन रही हैं, और क्या भारत में भी बेहद सख्त एंटी कंपटीशन कानूनों की ज़रूरत है, ताकि भारतीय बाजार में कम से कम प्रमुख सेवाओं में 3 से 4 कंपनियां तो अवश्य हों, जिससे कि रोजगार भी बढ़ें और जिससे लोगों को कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिले। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो ये था हमारा आज का अर्थात, जिसमें आपको हमने बताया भारत के मौजूदा बाजार की तस्वीर दिखाई और हम किस ओर बढ़ रहे हैं उसके संकेत दिए। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। पहला सवाल सर विष्णु जी की तरफ से आया है। विष्णु जी ये जानना चाहते हैं कि ज़मीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बबल बन रहा है? पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो एक संकेत ऐसे मिल रहे हैं, खासतौर से शहरों में जो प्राइज्ड प्रॉपर्टी है, जो प्रीमियम मार्केट है, चाहे वो प्रीमियम प्रॉपर्टी हो शहरों के भीतर और आसपास की, या वहाँ बनने वाले जो हाई वैल्यू हाउसेज हों, उनकी कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं। 15 से 20% तक बढ़ी, कई बाज़ारों में 25% तक बढ़ी हैं। ये रियल एस्टेट के बबल जैसे संकेत हैं, ऐसा माना जा रहा है कि नहीं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति है। वॉल्यूम में डिमांड हाउसेज की नहीं बढ़ रही है, बड़ी संख्या में मकान नहीं बन रहे हैं जो आम लोग खरीद सके। सीमित संख्या में मकान बन रहे हैं और उनमें प्राइस का इन्फ्लेशन या प्राइस की इंक्रीज हो रही है, जो पैसा शायद भारत के कॉर्पोरेट्स अपने प्रॉफिट से, अपने रिजर्व से या मार्केट में स्टॉक्स बेचकर ला रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं। दूसरा सवाल सर है विकास जी का, बड़ा मौजूद सवाल है। क्या बजट में आयकर की सीमा बढ़ाई जा सकती है? किस आयकर की सीमा की आप बात कर रहे हैं? आजकल भारत में आयकर की 2 अलग अलग
स्कीम, दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर आप पुरानी व्यवस्था में हैं जिस पर आप बचत पर छूट लेते हैं तो वहाँ तो कोई बड़ी संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उससे सरकार उस स्कीम को धीरे धीरे बंद करना चाहती। जो दूसरी नई स्कीम है जहाँ पर आपको बचतों पर कोई रियायत नहीं मिलती, इनकम टैक्स की दरें कम हैं, यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव निचले स्तर पर किया जाए या स्टैंडर्ड डिडक्शन के लेवल पर किया जाए। हालांकि ऐसी वित्त मंत्री अगर ना भी करें तो उनके लिए ऐसा करना मजबूरी नहीं है, क्योंकि एक तो चुनाव से बाहर निकल कर आई सरकार है, उसे किसी को प्रभावित नहीं करना है, वोट नहीं लेना है। दूसरा, पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज़्यादा है। इसकी वजह भी है क्योंकि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की दर कम है, तो इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है। और बहुत सारी व्यवस्थाओं के तहत सरकार लोगों की इनकम पर, कमाई पर तरह तरह से खर्च से टैक्स लगा ही रही है। तो ये रियायत अगर वो देंगी या सरकार इस तरीके की कोई रियायत देगी तो वो केवल शुभेच्छा ही होगी कि इसमें कोई बदलाव किया जाए। लेकिन अगर हम रवायत देखें शुभम, पिछले 10 साल से, तो इनकम टैक्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई बड़ी रियायत आज तक नहीं दी है। यहाँ तक कि जो जेन्युइन जिसकी डिमांड है कि बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए, वो भी नहीं आई है। टीसीपी में जो आयकर की धारा है जिसमें बचतों को प्रोत्साहन दिया था, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, इनकम की बात। यहाँ क्या खास है सर? तो आने वाला सप्ताह बजट का है और बजट की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, और अब इसके लिए इसकी शुरुआत हमने इसी सप्ताह से, पिछले सप्ताह से कर दी। अभी से लेकर अगले सप्ताह तक हम बजट को तरह तरह से आपको समझने के लिए, आपकी उम्मीदों, अपेक्षाओं, पैराडॉक्सेस, अंतर विरोध, इन सब पर अलग अलग तरह से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये बजट क्या होने वाला है और इसके अंदर से क्या निकल सकता है। और बजट के दिन आप मनी 9 के साथ पूरे दिन बने रहिए। सुबह से लेकर शाम तक बजट की एक एक प्रावधान को, एक एक घोषणा को, हम उसकी राजनीति को, उसकी अर्थनीति को, रोजगार पर, आपकी जेब पर, आपके परिवार पर उसका क्या असर होगा, हम एक एक चीज़, एक एक विषय को विस्तार से बताएंगे। और देश के सभी बड़े विशेषज्ञ, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञ मनी 9 के उस लाइव शो पर मौजूद रहेंगे। तो बजट के दिन आप हमारे साथ पूरे दिन जुड़िए, अपने सवाल भी पूछिए, विशेषज्ञ होंगे जिनसे आपने सवाल भी पूछ सकते हैं, और जानिए कि गठबंधन सरकार का पिछले एक दशक में पहला बजट किसको क्या देने वाला है। चलिए चलते चलते सर कोई किताब और वेब सीरीज आप बता दीजिए। आप हमने इस बार इस कार्यक्रम में एक पुस्तक और एक सीरीज़ का जिक्र किया। अगर इस दौर के पिछले इतिहास को या इस जैसे एक दौर के बारे में आप जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो मार्क ट्वेन की किताब पढ़ जाइए, उपन्यास पढ़ जाइए गिल्डेड एज, या फिर जूलियन फेलोज ने गिल्डेड एज पर जो सीरीज़ बनाई थी उसे देख डालिए। तो कुछ ना कुछ आपको आज जो अपने आसपास आप महसूस कर रहे हैं उससे अपने तार जोड़ने में आपकी को मदद मिलेगी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।